नमस्कार, मैं हूं कमलेश। ग्रैंड एशियन हेडलाइंस में आपका स्वागत है। खास खबरों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कोरबा के वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवी, कोरबा से प्रकाशित सांध्य दैनिक छत्तीसगढ़ गौरव के संपादक श्री किशोर शर्मा जी। भैया, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आइए सबसे पहले आपको फ्रंट पेज की खबरों की जानकारी दे दें। भाजपा की दूसरी सूची में 15 महिलाओं समेत 72 नाम। गडकरी, गोयल, खट्टर को टिकट। ये पहली खबर है अखबार की। नई दिल्ली से छत्तीसगढ़ में टीबी की दवा खत्म। केंद्र से सवा माह से सप्लाई ही नहीं, डोज नहीं मिलने से मरीजों का गिरने लगा वजन। बिलासपुर की खबर, माई इम्पैक्ट स्मॉल मिड कैप शेयरों में बिकवाली से शेयर बाजार औंधे मुँह गिरा। इलेक्ट्रल बॉन्ड पर एसबीआई का हलफनामा दाखिल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनुपालना। निर्वाचन आयोग को कल जारी करनी है सूची। नई दिल्ली से खबर है। इसके अलावा देश की हवा 8% सुधरी, पूर्वोत्तर व उत्तर भारत में और बिगड़ी। ये नई दिल्ली से खबर है। गुंडागर्दी बंद हो, अपराधियों में दिखे पुलिस का खौफ। कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में सीएम साय ने दिखाए कड़े तेवर। रायपुर की खबर है। आरएसएस बंगाल के प्रांत संघ चालक से आज़ाद हिंद एक्सप्रेस में लूट दुर्व्यवहार। बिलासपुर स्टेशन पर चढ़े 2 लोगों ने की मारपीट। बिलासपुर की खबर है। हरियाणा में 1000 अभ्यर्थियों को लीक किया था यूपी पुलिस का पेपर। 7 लाख में हुआ था सौदा। ये खबर लखनऊ से। अहमदाबाद का नाम अहिल्यानगर, बदलेंगे 8 स्टेशनों के नाम भी। मुंबई से खबर है। यदि ट्रंप जीते तो 11 लाख भारतीयों को ग्रीन कार्ड मिलना मुश्किल हो जाएगा। इमिग्रेशन विरोधी रिपब्लिकन ने बनाया ब्लूप्रिंट। शेयर बाजार में हाहाकार। एक ही दिन में निवेशकों के डूबे 13 लाख करोड़। पहली खबर है अखबार की मुंबई से। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की हेडिंग ऐसी दे दी, पढ़ना कठिन हो गया। कमेटी की जांच में लीक कन्फर्म, छात्रों पर भी होगी एफआईआर। रायपुर की खबर है। ईडी की जांच रिपोर्ट में कुमार विश्वास और मोहम्मद अकबर का जिक्र। रिपोर्ट में कहा गया कि देवेंद्र यादव ने लिए 3 करोड़ रुपए। बिलासपुर की खबर है। गरीबों के आवास का वादा पूरा करने के बाद सीएम हाउस में साय ने किया प्रवेश। और 22,030 चुनावी बॉन्ड कराया कैश। खुलेंगे राज। सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई का हलफनामा। ये खबरें फ्रंट पेज की। अब अलग अलग खबरें अखबारों में प्रमुखता से लगी हैं। किसी ने किसी खबर को प्रमुखता से लिया है, किसी ने किसी को। एक अखबार ने भाजपा की दूसरी सूची में 15 महिलाओं समेत 72 नाम। इस हेडिंग से पहली खबर लगाई है। गडकरी, गोयल, खट्टर को टिकट। गडकरी के मामले को लेकर कहा जा रहा था कि पहली सूची जब भाजपा ने जारी की थी तो गडकरी का नाम उसमें नहीं था। उद्धव ठाकरे जो शिवसेना के धड़े के मुखिया हैं, उन्होंने गडकरी को आमंत्रण दिया कि आप स्वाभिमानी हैं, महाराष्ट्र स्वाभिमानी लोगों का प्रदेश है और आप अपने स्वाभिमान की रक्षा करना चाहते हैं तो हमारे साथ आ जाए, चुनाव लड़ें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आपके साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार कर रही है। गडकरी जी ने हालांकि उस समय बयान दिया था अपना, उसका खंडन करते हुए कहा था कि हमारी पार्टी में एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत किसी को टिकट दिया जाता है। और शायद ये था कि महाराष्ट्र को नहीं छुआ गया है। और कल महाराष्ट्र के 20 संसदीय क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की है। उसमें पहला नाम गडकरी का था और उस दूसरा नाम तो खैर और लोगों का। गोयल, पीयूष गोयल भी मुंबई से चुनाव लड़ेंगे। खट्टर जी जो परसों तक मुख्यमंत्री हुआ करते थे हरियाणा के, कयास लगाया जा रहा था और कयास सच में तब्दील हुआ। उनको करनाल से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे दिया गया है। गडकरी के मामले को लेकर जिस तरह की बातें कही जा रही थी किशोर भैया, पहले भी कहा जाता था, कई सोशल मीडिया पे या जो यूट्यूब पे यूट्यूबर जिनको कहते हैं, बड़े बड़े पत्रकार भी आजकल उसमें आ गए, उन लोगों की तरफ से यही कहा जा रहा था कि गडकरी के पंख काटे जाएंगे क्योंकि उनके काम से पक्ष विपक्ष सब खुश हैं, उनके काम से पूरे भारत के लोग खुश रहते हैं। तो हो सकता है कि अगली बार ये प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाए, इसलिए अमित शाह उनके पंख काटने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि पहली सूची में उनका नाम नहीं शामिल किया गया था। देखिए, किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति का कार्य जी मेरिट पर अगर है जी तो उसे कोई भी पार्टी या कहीं पर कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। गडकरी जी के बारे में जहाँ तक है, आम जनता चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हो, किसी ने जाके उनका काम नहीं देखा है। जो अपने अपने क्षेत्र, उनके जिनके क्षेत्र में काम हो रहे हैं, अगर नागपुर में फ्लाईओवर बना है तो नागपुर के लोग ही देख रहे हैं, यदा कदा दूसरे प्रदेश के लोग आते जाते थे। लेकिन जो समाचारों में और जिस ढंग से उनका एक क्या कहना चाहिए, अग्रेसिवनेस के साथ जो काम है और बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम है,
जो व्यक्ति खड़े होकर मीडिया के सामने टीवी पे खुलेआम ये कह रहा हो कि यदि मेरे विभाग में कहीं पर भी भ्रष्टाचार हो या कहीं पर भी अनैतिक कार्य हुआ हो, मुझे बताइए। हमारे छत्तीसगढ़ में भी एक उदाहरण है, रायगढ़ से लेकर जसपुर तक की सड़क इतनी ज़्यादा खराब थी निर्माणाधीन स्थिति में, तो किसी भी यात्री ने उसका वीडियो उनको भेजा और इमीडिएट वहीं से उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड कर दिया जी। तो ऐसी कार्रवाई करने वाले, और अभी तक देखिए जो कहावत है हमाम के अंदर सब नंगे हैं, तो कब कौन भ्रष्टाचार का, राजनेताओं के लिए भ्रष्टाचार की बात को कब बहुत ईमानदार है या ऐसा कोई तमगा नहीं दिया जा सकता जी। लेकिन उनके विभाग में ट्रांसपेरेंसी इतनी अच्छी है और उन्होंने जो दावा करते हैं कि हम प्रतिदिन इतने किलोमीटर सड़क बनाते, एक माह में इतना बनाते, एक साल में इतनी सड़कें बनाई हैं या 4 साल में इतनी सड़कें हमने बना दी है इतने किलोमीटर, तो निश्चित रूप से वो आंकड़े कहीं पर भी मान लो 10-20% कम ही छू रहे होंगे जी। तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है, रेलवे के ऊपर लाइन के ऊपर ब्रिज हो, सभी जगह फ्लाईओवर ब्रिज है, सारे शहरों को का बाईपास रोड है, तो काम दिख रहा है। और उन निश्चित रूप से जब राजनीतिक रूप से प्रतिस्पर्धा होती है तो अंदर ही अंदर, चाहे पार्टी, सभी लोग एक पार्टी के गुच्छ के रूप में तो हैं जी जी, लेकिन कहीं न कहीं प्रतिस्पर्धा होती है, मानवीय तौर तरीका है जिसमें एक दूसरे के, चाहे हम उसको अपनी भाषा में टांग खिंचाई कह लें या कुछ भी कह लें, लेकिन वो होता है, स्वाभाविक है। उसके अंतर्गत कहीं कोई प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक बात अलग है, लेकिन ये लोग इतने मंजे और पके हुए राजनेता हैं जी जी, तो ऐसी उनकी संभावना नहीं दिखती है। जी जी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखती हैं। हम लोगों ने वो भी देखा है कि स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया गया और 24 घंटे के अंदर उनको भेज दिया गया था पंजाब का राज्यपाल बना के। शिवराज सिंह चौहान ने इतनी बम्पर सीट दिलाई मध्य प्रदेश में और उनको हटा दिया गया, उनकी जगह दूसरे को मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये दृश्य दिखाई देता है। हरियाणा, राजस्थान में भी दिखा, कांग्रेस और भाजपा में कई बार इस तरह की स्थितियां बनी है, लेकिन लेकिन गडकरी जी को किनारे कर देंगे ऐसा राजनीतिक रूप से जरूर कहा जाता रहा है, लेकिन वो उनके कामकाज को देखते हुए लगता है कि बहुत बड़ा निर्णय होता है ये। आपने जिन लोग राजनेताओं का नाम लिया भारतीय जनता पार्टी के जी, उसमें मैं उसको दूसरे नज़रिए से देखता हूँ। आखिर हमको केंद्र में सरकार चलानी है, मोदी जी 400 के पार, अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं तो 400 लोगों में कौन लोग होंगे? मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस के में जो भी गिरावट अब तक आ चुकी है, कांग्रेस पार्टी जितनी कमजोर हुई है, उसमें मैं एक प्रमुख कारण मानता हूं, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से देख लीजिए, वो और इंदिरा गांधी के, राजीव गांधी, यहाँ पे नीचे आते जाइए आप जी, तो कभी इन लोगों ने इनकी राजनीतिक, इनकी पार्टी में कभी सेकंड लाइन तैयार होने ही नहीं दी गई। जी, अपना वर्चस्व, चाहे उसको पारिवारिक वर्चस्व कहिए, जो भी कहिए, कि या परिस्थितियाँ ऐसी बनती गई कि परिवार के लोग ही मुखिया होते गए और कहीं पर भी सेकंड लाइन बनी नहीं। नेहरू जी के टाइम पर तो यह था, क्योंकि लोग उस समय जितने नेता थे वो स्वतंत्रता आंदोलन में जुझे हुए लोग नेता थे, पके हुए लोग थे, पढ़े लिखे कद्दावर नेता थे, तो उन्होंने अपनी जगह इन प्रकार बनाई रही। मान लो जैसे हम सुनते हैं कि लोहिया जी की और इनकी टकराहट हो जाती थी, सरदार पटेल जी की और उनकी टकराहट हो जाती थी, ये उस स्वस्थ राजनीति का परिणाम था। उसके बाद अब भाजपा ये बात बहुत अच्छा कर रही है मेरे हिसाब से राजनीतिक दृष्टिकोण से, कि जो काबिल नेता हैं, जिनमें सभी प्रकार की काबिलियत है, जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए, सांसद रहते हुए या प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए अपनी काबिलियत प्रस्तुत किया है पार्टी के सामने, वो उनके लिए उपयोगी है और उसको वो लोग लेके जा रहे हैं। चाहे आपने जैसे शिवराज सिंह जी की बात की, खट्टर जी का मुख्यमंत्री के रूप में अनुभव तो है जी, संसद अब केंद्र में जाके सेवा देंगे। संसद में आखिर प्रखर वक्ता कौन होंगे? जी जी, कल मान लो, मैं कहता हूँ कल परिस्थितियां ऐसी आई कि उनको विपक्ष में भी बैठना पड़ा, मान लो 1 मिनट के लिए, जी, तो विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लोकतंत्र का बोलते हैं, तो विपक्ष कैसे मजबूत हो? हाँ ठीक है, अब उनको 400 के पार का नारा जो दिया गया है उसको भी पूरी तरह उस नारे पे खरे उतरें, ये कोशिश उनकी तरफ से होगी और ये भी कोशिश होगी कि अच्छे लोग केंद्र में जाएं और नई पीढ़ी को यहाँ तैयार किया जाए। लेकिन वहाँ एक बात ये भी कही जाती है कि जो आपने कहा कि यहाँ भी बोलने वाले लोग हों, वहाँ भी बोलने वाले लोग हों, तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक ही प्रखर वक्ता है
अग्रवाल जी, ब्रिजमोहन जी, उनको चुनाव लड़वा रहे हैं। अब अगली बार अगर किसी वक्ता को, अच्छे वक्ता को विधानसभा में नहीं लाएंगे तो कोई जवाब देने वाला इनकी तरफ से नहीं होगा, क्योंकि साई जी सीधे साधे व्यक्ति, दूसरे लोगों का पहली बार का अनुभव है। तो ये थे, तो इनके साथ थोड़ा सा ये बैलेंस बना लेते थे। अभी विधानसभा सत्र जो चला उसमें सबसे ज़्यादा इन्हीं को बोलना पड़ा था। जब जिम्मेदारी आती है आप तो सब हो जाते हैं, ये भी सही बात और है। ब्रिजमोहन जी के 8 बार के विधायक हैं, सर्वाधिक वोट से जीते हुए विधायक हैं और प्रखर वक्ता हैं, और उन्होंने जनता के बीच भी और जी। पार्टी के बीच भी अपने संसदीय कार्य प्रणाली का परिचय दिया, जिसमें वो अगुवा जी। है। तभी ना पार्टी ने उनको इतनी बार बिल्कुल प्रत्याशी घोषित जी। किया। और जैसे आप कह रहे हैं विधानसभा में प्रखर वक्ता थे, तो जो प्रखर वक्ता यहाँ कल राज्य लोकसभा में भी प्रखर वक्ता रहेंगे। हाँ सही जी। हम लोगों को तो ऐसे प्रखर वक्ता अगर हमारे प्रदेश से लोग जा रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी में जा रहे हैं, और चाहे कल कांग्रेस भी दे, और तो हमको तो खुशी होनी चाहिए कि हमारे प्रदेश का कम से कम एक प्रतिनिधित्व तो हाँ, वहाँ आवाज हमारी बुलंद करेंगे, आवाज बुलंद की जाएगी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी कहा जाता है कि जब तक आप सहारा दे के किसी को तैराओगे वो तैरेगा नहीं, जो छोड़ दो तो अपने आप तैरना शुरू कर देता है। तो यहाँ के जो राजनेता छत्तीसगढ़ के हैं, जो विधानसभा में मुख्यमंत्री के रूप में बैठते हैं, उनको जब अवसर, वो मंत्री के रूप में बैठते हैं तो उनको अवसर मिलेगा। मारने पड़ेंगे। आज मान लो ब्रिजमोहन जी को हम यहाँ पर बहुत प्रखर वक्ता मान रहे हो, कल जब वो संसद में बड़े मतलब नदी से समुद्र में जब जाएंगे तब उनको समझ में आएगा कि उनकी स्थिति कहाँ पर है, तो वो उस हिसाब से हाथ संघर्ष करेंगे और फिर से वहाँ पर से उभरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सबको अवसर मिलना चाहिए और अवसर दिया जा रहा है। कांग्रेस को भी उसी लाइन पे आना पड़ेगा। अब वो खबर अंदर पृष्ठ में छपी होगी, मैं देखा नहीं हूँ, देखूंगा तो दिखेगा, क्योंकि कल वो व्हाट्सएप पे खूब आ रही थी खबर, जिसमें कहा गया था कि नारी न्याय योजना कांग्रेस चालू करेगी और भी 50% आरक्षण होगा। वो एक घोषणा पत्र का एक समझ लीजिए कि नमूना प्रस्तुत किया गया है खड़गे जी की तरफ से, उन्होंने ट्वीट किया है उसे। 1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे, वो परिवार की एक महिला को। तो ये पैसे की घोषणा जो इस तरह की हो रही है, इसको सुनने के बाद थोड़ा सा लगता है कि चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, ये फ्री में देने का जो एक चलन बढ़ गया है, ये राष्ट्र कहाँ ले जाएंगे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, सभी राजनीतिक पार्टियों का एक लक्ष्य महिलाएं हैं जी, युवा हैं। युवाओं को बेरोजगारी या रोजगार के नाम पर बुला रहे हैं जी। महिलाओं को घर परिवार राशन पानी और उसके हिसाब से लुभा रहे हैं जी। यह राजनीतिक पार्टी आप देख रहे हैं कि पिछले कई चुनावों से सिर्फ फ्री का सब चीज देना। अब एजुकेशन को फ्री कीजिए, आप उनके रहन सहन को फ्री कीजिए, लेकिन उनको योग्य बनाइए, उनको काम करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, कोढ़ी ना बनाएं। उनको जिस भी क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं जी, वो पारिवारिक क्षेत्र ही क्यों ना, उसमें प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कीजिए उनको जी। अब गरीब बच्चे हैं या कोई भी गरीब ही नहीं, जो भी बच्चा ऐसा योग्य युवा है जिसको शिक्षा की आवश्यकता है, वह आर्थिक रूप से सक्षम है या कहीं पर भी उसको विद्या ग्रहण करने में कठिनाई आ रही है जी जी, तो वैसी स्थिति में शासन उसे उसका पूरा सहयोग करे, न कि उसको पैसा दे दे के आप मोहताज बना दें जी। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। ये फ्री का जो है वो एक समय ऐसा आएगा कि देश की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं चरमराएगी, जैसे श्रीलंका और पाकिस्तान में हम देख रहे हैं। राजनेताओं की यह मंशा है कि हमारा कार्यकाल तो निकल जाए, बाकी आगे आने वाला देखता रहेगा, तो हम भी उसी परिणाम को भुगतेंगे जो लंका में हुआ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये समझना होगा। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने याचिका दायर की थी, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्णय बहुत कठोर लिए हैं, और जो कहा जा रहा था कि न्यायपालिका पर भी राजतंत्र का कहीं ना कहीं दबाव है, वो दबाव दिखता नहीं है। तो इस पर भी कुछ न कुछ वहाँ से होगा, सुप्रीम कोर्ट से होगा या हाई कोर्ट से होगा, कहीं की हाई कोर्ट से किसी प्रदेश के, ऐसा मानते हैं जी। बेसिक नीड्स जो है कमलेश जी, उसका कोई विरोध नहीं करेगा। यदि किसी गांव में निःशुल्क जल वितरण हो रहा है, कोई उसका वो नहीं करेगा, वो शासन की योजना है, जल आप दीजिए। किसी बच्चे को निःशुल्क आप शिक्षा दे रहे हैं, उसको योग्य बना रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। उसके स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बड़े होते तक, और कुछ भी जब उसका समय आता है, 18-20 साल का युवक जब खड़ा होता है, तो उसके बाहुबल में ताकत होनी चाहिए कमा के खाने की, और उसके हम उसी योग्य बनाए कि वो कम से कम उसके समाज के सामने गर्व के साथ, स्वाभिमान के साथ, अभिमान के साथ खड़ा हो सके, स्वावलंबी बनाए उसको, स्वाभिमान उसका चकनाचूर न करें, बल्कि उसको इस लायक बना दें
कि अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए वो अपने परिवार को चलाते हुए इस राष्ट्र की सेवा में आगे बढ़े। माई इम्पैक्ट इफेक्ट स्मॉल मिड कैप शेयरों में बिकवाली से शेयर बाजार औंधे मुँह गिरा। 13 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के डूबे हैं। अमूमन जब ये खबर आती है तो उसका एक कारण ये रहता है कि केंद्र ने बजट पेश किया या चुनाव में ये पार्टी जीत गई, तो उसके आधार पर इस पे ज़्यादा असर दिखाई देता है। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। अब ये बताया जा रहा है कि हवाला ऑपरेटर हरिशंकर टिबरेवाला व 13 अन्य पर ईडी छापे के बाद ऑपरेटर खरीदी से बच रहे हैं, जो एक बड़ा कारण बना है इतने 13 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के डूबने का। तो इसे भी मुझे लगता है कि चूंकि इस पे मुझे बहुत ज़्यादा इस पे जानकारी नहीं है, तो खबर है इसलिए इस पे बात कर रहे हैं, आपके ध्यान में ला रहे हैं कितना नुकसान निवेशकों का हुआ है। और कोरबा में, छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुबह उठते साथ ही कंप्यूटर के सामने बैठ जाते हैं और वो उसमें लगाना निकालना ये सारा काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये 13 लाख करोड़ रुपए जो डूबे हैं उसमें छत्तीसगढ़ के भी कुछ लोग होंगे जिन्होंने नुकसान उठाया होगा जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन जब वो लबालब होते हैं, जब फायदा होता है, तब कोई नहीं बताता। हाँ, ये तो है ना। कभी हमने खबर नहीं छपी कि इतने लोगों को ये 13 लाख करोड़ है तो वैसे निवेशकों ने 26,000 करोड़ रुपए पाए, ऐसा कभी नहीं आया समाचार। और दूसरी चीज क्या है कि ये भी एक शेयर मार्केट का और वो जो है उसके दांव पेच है जी। कब किसका डूब जाता है, फिर थोड़े दिन में शेयर के भाव बढ़ जाते हैं। ये कंपनियां ही इस प्रकार के मार्केट को डील करते रहती हैं। जी जी जी। हाँ, वो आज गिरा है तो पता लगा कि वो गिराने वाले जो लोग थे उन्होंने देखा होगा कि कहाँ वहाँ अमेरिका में बैठ कर ट्रम्प ने कोई निर्णय लिया, बाइडेन ने कोई निर्णय लिया, वहाँ का राष्ट्रपति, मेरा कहने का मतलब यह है जी। तो वहाँ मतलब भारतीयों को वीसा समाप्त किया जाएगा तो गिर जाता है शेयर जी। क्रिकेट में मैच जीत जाते हैं तो बढ़ जाता है। वो अपने समझ के बाहर हमको उसमें इंटरेस्ट है। जी जी, बस इतना इंटरेस्ट है कि समाचार के रूप में आया कि हाँ भाई इतना लाभ हुआ लोगों को, निवेशक इतना डूबे, इतना टूटे, कंपनियों का यहाँ पे ये टूटा वहाँ टूटा। और समझ में नहीं आता कि एक बार तो खबर आई थी ना, अदानी का ऐसा हो गया, वो एक कोई पोर्टल ने उनका वो किया था खुलासा कि ये बोगस काम कर रहे हैं, बोगस कंपनियां बना के उसमें खुद ही शेयर ले लिया करते हैं। वो सब दांव पे अब उसके बाद कुछ दिन बाद वो बात खत्म हो गई है। अब ये कहा जा रहा है अदानी मार्केट में पूरी दमदारी के साथ है, उनका कुछ नहीं किसी तरह का नुकसान हुआ। हम लोगों ने इसी में शेयर वाले मामले में हर्षद मेहता के बारे में पढ़ा था कि 1 लाख रुपए कटैची भर के लेके नरसिम्हा राव को तत्कालीन प्रधानमंत्री को दे आए थे। उस समय सबसे ज़्यादा इसकी चर्चा हुई थी। खैर, जो लोग इसमें पैसा लगाए हैं वो चतुर तो होते हैं, लेकिन बहुत चतुर लोग भी कभी कभी गड्ढे में गिरते हैं, तो वही स्थिति बनती है और यहाँ भी वो दिखाई दे रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक खबर जो कल मुझे लगता है कि वो जब चुनावी बांड वाला मामला है, कल जब वो 15 तारीख को वो चुनाव आयोग के वेबसाइट पे लोड हो जाएगा और पब्लिक डोमेन में आ जाने के बाद कोई भी उसको देख सकेगा, तब पता लगेगा कि वो क्या कारण था। जो कहा जा रहा है ना कि SBI ने जो 3 महीने का समय मांगा था सुप्रीम कोर्ट से, तो उसमें यही बात थी कि लोकसभा का चुनाव संपन्न हो जाए, उसके बाद वो राज खुले कि किस कंपनी ने, किस व्यवसायी ने, किस पार्टी को कितना चंदा दिया है उस चुनावी बांड के जरिए। तो उसको अब विपक्षी दल के लोगों को उनकी बाँछें खिली हैं, उनको लग रहा है कि कुछ न कुछ ऐसा मिलेगा जो लोकसभा के चुनाव में उनके लिए एक बड़ा अस्त्र बनेगा भाजपा के विरुद्ध। तो ये तो खैर कल पता लग जाएगा। देखिए, तो जब मोदी जी पिछले 10 सालों से ट्रांसपेरेंसी के साथ सरकार चलाने की बात या हर चीज़ पारदर्शी होने की बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, कल सबके सामने आ जाएगा। सिर्फ उन्हीं का नहीं, दूसरी पार्टियों का भी आएगा, सबका आएगा। तो आम जनता को इस प्रकार की चीज़ों की जानकारी आवश्यक है और उनको होनी भी चाहिए। अब वो उसको पार्टी को जो चंदा मिलेगा उसकी जानकारी पार्टी देना अनिवार्य नहीं है। क्यों अनिवार्य नहीं भाई? वो राजनीतिक, कोई भी राजनीतिक पार्टी रहे, सरकार में रहती है, वो इस प्रकार के डिसीजन लेती। क्यों? उसको तो RTI के दायरे से बाहर करके रखे। हाँ, RTI के दायरे से बाहर कर। क्यों भाई? प्रश्न इस बात का है कि जैसे मैं आपकी पार्टी को मैंने चंदा दिया और 80C में या 80D में जिसमें भी मुझे छूट मिलती है, तो मैंने उस छूट के को अवेल करने के लिए ही चंदा दिया ना, किसी भी क्षेत्र में चंदा दिया, तो उसके लिए ये दिए या इसलिए दिए कि आप हमारे काम आओ, आपने कोई काम किया होगा उसके लिए जो भी है जी, तो वो तो राज खुलेगा।
और जो आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अदानी अंबानी के हाथों में खेल रही है, तो हो सकता है इनकी बाँछें इसलिए खिली हो कि इनकी तरफ से ज़्यादा पैसा आया होगा, तो हमको कहने का अवसर मिल जाएगा, प्रमाण मिल जाएगा। अब देखिए वो प्रमाण क्या होगा, कल शाम को 5 बजे के बाद ये लोग देखेंगे, तब पता चलेगा। ईडी की जांच रिपोर्ट में कुमार विश्वास और मोहम्मद अकबर का जिक्र। रिपोर्ट में कहा गया कि देवेंद्र यादव ने लिए 3 करोड़ रुपए। अब चुनाव की बातें भी हो रही हैं, उसी बीच में ये सब बातें होना लाजमी है। हाँ, वो देवेंद्र यादव की कहा जा रहा था कि बिलासपुर से लड़वाने की बात चल रही है। अब वो हाई कोर्ट गए अग्रिम जमानत के लिए, वो भी रद्द हो गई है। अब ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। और इसी बीच में ये खबर आना कि उन्होंने 3 करोड़ लिए थे और जिनको दिया है उनमें कुमार विश्वास, जो जाने माने कवि अपने अपने राम के जरिए लोगों में भक्ति भाव जागृत कर रहे हैं। मोहम्मद अकबर, जो पिछले चुनाव में जब कांग्रेस सत्ता में आई तो सर्वाधिक वोटों से कवर्धा से चुनाव जीते थे, कद्दावर नेता कहे जाते हैं भारतीय कांग्रेस के, उनका भी नाम इसमें आ गया है। तो कुल मिला के अब ऐसा है कि मान लीजिए हमने किसी से पैसा लिया, वो पैसा 2 नंबर का है और पैसा मैंने आपको दे दिया, तो आपको तो नहीं मालूम है। तो इस तरह की बातें आएंगी। लेकिन एक बार तो इनके ऊपर भी, कुमार विश्वास के ऊपर भी उंगली उठ गई कि 25 लाख रुपए आप भी लिए थे। देखिए क्या है, ये तो किसी भी मामले की जांच की कड़ी होती है और जांच के तहत तार जब किया जाता है हर चीज़ को जी, जांच के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, तो ऐसे बहुत सारे नाम आते हैं। भाई मान लो अभी किसी के यहाँ इनकम टैक्स की रेट पड़े और वो सिंपल सी बात है, उसने लिख रखा है कि कमलेश यादव 80,000 रुपये। तो कमलेश यादव को किस बात का 80,000 रुपये दिए हैं ये मालूम होना चाहिए ना। चाहे कमलेश यादव बताए कि मुझे इस बात का दिया है या वो बताए कि मैं इस बात का दिया हूँ। तो वैसी क्या है, तार जुड़ते चले जाते हैं। और हो सकता है कि प्रारंभिक जांच में ऐसी बात आई हो, लिया गया है तो क्यों लिया गया है। कुमार विश्वास जैसे 25 लाख क्या लिए हैं, चंदा लिए हैं, प्रवचन के लिए लिए हैं कि कवि सम्मेलन के लिए? नहीं, वो अपने अपने राम तो कार्यक्रम के लिए लिए थे, ऐसा है भी उसमें। जी, तो जो भी है वो हाँ, लेकिन एक बार वही होता है ना कि नाम आ जाने के बाद थोड़ा सा चर्चा में। जी, आज की तारीख, आज के समय में ईडी मतलब पूरे देश में सनसनी वाला मामला है। जी, हर शहर मतलब देश में प्रतिदिन मेरे ख्याल से किसी न किसी स्टेट में ईडी का छापा हो रहा है। जी, कहीं न कहीं कभी छत्तीसगढ़ छूटता है तो फिर उधर कर्नाटक पहुंच जाता है, फिर तमिलनाडु पहुंच जाता है। हाँ, लेकिन ज्यादा उन्हीं प्रदेशों में ईडी जा रही जहाँ भाजपा का शासन नहीं है। ये आरोप तो लगता है। जी, तो वो लोग ये भी बोल देते हैं ना भाई वो जांच कर रही है, जांच में कब क्या मिलेगा हम कुछ थोड़ी कर सकते हैं। चलिए, एक खबर हमारे प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साई से जुड़ी हुई है। कल उन्होंने कलेक्टर एसपी से बातचीत की और कठोर स्वर में उन्होंने कहा कि जब हम 7 दिन काम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं, यानी 7 दिन आप भी काम करिए। और 7 दिन, 5 दिन की बात कही। आपका कार्य मतलब सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 दिन, जी, 2 दिन अवकाश मिलेगा। उनका कहना यह है कि हम जब 7 दिन काम कर सकते हैं तो आप 5 दिन क्यों नहीं कर सकते कड़ाई के साथ 24 घंटे काम। जी, तो अब ये इनकी कड़ाई का कितना लाभ मिलेगा आम जनता को, क्योंकि एसपी कलेक्टर जब सक्रिय रहते हैं तो आमजन उनसे मिलते हैं, उनकी समस्याओं को, उनकी दुश्वारियों को सुनते हैं, उसके निराकरण की उनकी तरफ से कोशिश होती है। तो अगर ये इस पर अमल करेंगे तो स्वाभाविक है कि लोगों को लाभ मिलेगा। देखिए, ये कोरी मतलब मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया है, निश्चित रूप से प्रदेश के कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऐसी कड़ाई आवश्यक है। आप देख रहे होंगे कि जब से हमारा प्रदेश बना है अपराध का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अभी आप देखिए, पहले पूरे प्रदेश में आज से 10 साल 15 साल पहले एक आध कभी कोई सिरफिरा या असामाजिक किसी को चाकू मार दिया, चाकू मारने की घटना नहीं होती थी। जी, आज अभी देखिए आप पिछले 2-3-4 साल का उठा के देखेंगे तो मेरे ख्याल से उसकी संख्या सैकड़ों में पहुंच गई, बढ़ गई। तो ये जिस प्रकार के मतलब कहीं ना कहीं अपराध अगर बढ़ रहे हैं तो पुलिस का खौफ कम हो रहा है। इसमें 2 अपराधियों के बीच, आमजन के बीच नहीं, अपराधियों के बीच पुलिस का खौफ कम हो रहा है, या कानून व्यवस्था हमारी ढिलाई की ओर बढ़ रही है, या अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ पा रहे हैं या समझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके क्रियान्वयन में बाधा आ रही है, चाहे जिसको हम लोग अपनी भाषा में राजनीतिक बाधा बोलते हैं। तो ऐसा कुछ भी है, अगर मुख्यमंत्री ने इस प्रकार की चेतावनी दी है तो सिर्फ वो एक बैठक
और बयानबाजी के तौर पर नहीं होना चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए कि प्रदेश में आपके बयान के बाद कौन कौन से ज़िले के कलेक्टर और एसपी सक्रिय हुए हैं, कहाँ पर अपराध कम हुआ है, कहाँ पर अभी भी अपराध बढ़ रहे हैं, या पुलिस के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ कोई शिकायत आ रही है, तो उसकी मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। जी 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 जी, समीक्षा करना बहुत जरूरी है कि कहाँ पर क्या है। देखिए पूरे प्रदेश में हर जिले में अलग अलग ढंग के अपराध का क्षेत्र है। जी। कहीं कोई अब जैसे हमारे यहाँ वही सड़क निर्माण कंपनी के साइट में जाकर लोगों ने चेहरा ढक के गए, चौकीदार वगैरह को सबको मार पीट के भगाया और प्लेट लेके चले गए लोहे की। जी, तो इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के अपराध हैं, वहाँ तरीका कड़ाई तो बदल रहा है। होनी चाहिए, जी, कड़ाई जी, तो होनी चाहिए, इसमें दो मत नहीं है। बिल्कुल। पुलिस भी, जैसे पुलिस नए नए तरीके इजाद करती है जांच के, तो अपराधी भी जांच के अपराध करने के नए नए तरीके आजमा लेते हैं। और स्वाभाविक है कि कभी एक ज़माना हुआ करता था कि पुलिस की बर्बरता के सामने अपराधी टूटता था, जिसको बर्बर हम आज कह सकते हैं। उस समय भी कहते थे कि बहुत मारते हैं। अब उसमें मानवाधिकार और तमाम लोग, हाँ, तमाम बंदिशें लग गई हैं, तो अब उतना मारपीट तो नहीं हो पाती। तो नए तरीके उसके अपनाए गए हैं। आजकल वो बड़े अपराधों में लाई डिटेक्टर और ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उसमें अपराधियों को पकड़ना आज की तारीख में मुझे लगता है बहुत सहूलियत हो गई पुलिस को। जी हाँ, सर्विलांस। नए अपराध की बात किया, हमारे जिले में एक अपराध अभी हुआ है, उसका कोई सागौन के पेड़ को संरक्षित करने के नाम पर हजारों रुपए लूट लिया उसने कि सागौन का। अब देखिए कहाँ कहाँ हम साइबर के ज़माने में, और कहाँ लोग शेयर मार्केट और इसमें और महादेव सट्टा ये उसमें लगा रहे हैं, तो कोई ऐसा भी साथी निकल गया जो पेड़ के नाम पर वो नए नए तरीके खोजते हैं, वही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करके उनकी जेब तराशने का नया नया तरीका इजाद किया जाता है। चलिए कोरबा को रुक करते हैं। सिटी बस सेवा सुधरेगी, 46 में से 20 ही चल रही, इसलिए 40 इलेक्ट्रिक बसों का भेजा गया प्रस्ताव। ये पहली खबर है अखबार की। महिला डॉक्टर की मौत के मामले में दामाद पर हत्या का आरोप, ये कटघोरा की खबर है। जी, गर्मी से पहले ही खदान प्रभावित क्षेत्र में जल संकट। 12 घंटे के आंदोलन के बाद वार्ता करने एससीसीएल प्रबंधन राजी। आज गेवरा खदान के प्रभावित गांव में होगी बैठक। कोल कंपनी के एरिया अफसर शामिल होंगे। चांपा हाईवे निर्माण में लगी कंपनी के कैंप में डकैती, 7 आरोपी गिरफ्तार। पलाश के फूलों से जंगल में छाई लालिमा, आदिवासी फूल बेचकर हो रहे हैं मालामाल। पहली खबर है अखबार की। दर्री बराज के नज़दीक रहकर भी प्यासे हैं खेत और ग्रामवासी। मामला ग्राम पंचायत सोनगुड़ा का। पथरीली जमीन के कारण नहीं मिलता पानी। पुलिस अधीक्षक ने किया एएसआई को सस्पेंड। ये बांगो की खबर है। वृद्ध की धारदार हथियार से मारकर हत्या, तहकीकात में जुटी पुलिस। बीती रात हमने आपको खबर दिखाया था, रात को भालू सटका की खबर है। सो रहे मजदूरों को डराकर डकैती करने वाले 3 नाबालिग सहित 7 लोग गिरफ्तार। और इसके अलावा कुछ खबरें सरोज पांडे जी भ्रमण पर हैं, उनसे जुड़ी हुई भी अखबारों में छपी है। और इंतज़ार है लोगों को ज्योत्सना महान जी की भी खबर कब आनी शुरू होगी, क्योंकि वो आजकल में वो भी पहुंचेंगी। तो कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी जो लोगों से संपर्क करेंगे, उससे जुड़ी जानकारी आपको हर रोज़ अखबारों में और चैनलों में मिला करेगी। सिटी बस सेवा सुधरेगी। सिटी बस के मामले में याद आता है कि 7-8 साल पहले जब सेवा शुरू की गई थी, उस समय चक बिल्कुल चमकती हुई बसें चल रही थी। लोगों को बड़ा आनंद था, कहीं आने जाने के लिए सहूलियत हो गई थी, बहुत कम पैसे में आसानी से पहुंच जाया करते थे। फिर उसके बाद वो कबाड़ में तब्दील हो गई। अभी फिर प्रयास हुआ, कुछ बसें चल रही हैं, बाकी बसें पूरी तरह से कबाड़ हो चुकी हैं। अब ये कहा जा रहा है कि व्यवस्था को ठीक करने के लिए 40 इलेक्ट्रिक बसें यहाँ आएँ, इस तरह का प्रस्ताव भेजा गया है। तो अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाए और वो प्रस्ताव स्वीकार हो जाए और ये 40 बसें आ जाएं, तो आनंद तो मिलेगा लोगों को, लेकिन साथ ही जो इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं उनको इस बात का ख्याल रखना होगा कि वो जो हाल बसों का हुआ है, सिटी बसों का, वो हाल इसका ना हो। नहीं, निश्चित रूप से शहर विस्तारित हो रहा है। विस्तारित क्या हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्र सड़कों से पूरी तरह जुड़ गया है जी। यातायात की सहूलियत न होने के कारण उतनी ही बाइकें और जो दुर्घटनाएं हो रही हैं जी, तो आम आदमी को अगर 10 रुपये 20 रुपये में है तो कोई वो नहीं है कि अगर यहाँ से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर का आदमी जो है वो अपना पेट्रोल जला के जब तक उसको जरूरी न हो न आए, 10 रुपये 15 रुपये भी या 20 रुपये में सिटी बस से आना जाना कर सकता है। तो वो सुविधाएं होंगी। जैसे हम लोगों की प्रमुख समस्या कोरबा चांपा की होती है, जी, जी। बीच में वो दूसरा जिला है इसलिए वहाँ तक सिटी बस नहीं जा सकती, ऐसा पर स्टेशन तक की व्यवस्था की गई थी। जी जी। और अब तो सड़कें भी
लगभग पूर्णता की ओर हैं। वह यहाँ से कटघोरा और चांपा जी है ना जी। ये अब सिटी बस का नया रूट भी हो सकता है इधर बलौदा तक, क्योंकि ये सड़क भी बन जाएगी। तो वैसी स्थिति में सिटी बस तो सुविधाजनक है ही, पर जैसे इलेक्ट्रिक बसें आएंगी उसके रख रखाव का नया सिस्टम लागू होगा, उसके रख रखाव पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि साधारण बसें जो थी उसकी तो उसका रख रखाव नहीं कर पाए, तो उसका इस इलेक्ट्रिक बस का रख रखाव तो करने के लिए व्यवस्था पूरी होनी चाहिए और उसका चलाया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल चलाया जाना चाहिए। और साउथ की एक कंपनी आई और खूब माल ढो के लेके यहाँ से चली गई बसों को कंडम करके, तो वह स्थिति इसमें ना हो। मतलब डर वही रहता है कि पहले तो जब तक बसें अच्छी चल रही हैं, आपने टैक्स का पूरा लाभ लिया, कम पैसे में आप ड्राइवर हेल्पर रख के और कंडक्टर रख के आपने खूब पैसे कमाए, और जब थोड़ा सा स्थिति बसों की गड़बड़ होने लगी और जो बस के चालक कंडक्टर थे उन लोगों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया कि सिटी बस के मालिक जो है, संचालक जो है, हमारी तनख्वाह बढ़ाएं, तो आप छोड़ के चले गए। तो ऐसी स्थिति यहाँ ना हो। एक बार आप धोखा खा चुके हैं तो दूसरी बार धोखा ना हो। टर्म्स कंडीशन इतना कड़ा होना चाहिए कि कोई बीच में बंद ना कर सके, और बंद करने की स्थिति आती भी तो कानूनी दांव पेच में ऐसे उसमें हाँ वो इतना उलझ जाए, उसको पता रहे कि उलझ जाऊंगा तो फिर वो नुकसान होगा ज़्यादा, तो वो थोड़ी सी सहूलियत बरतेगा। 12 घंटे का आंदोलन के बाद वार्ता करने एसईसीएल प्रबंधन राजी। गेवरा खदान, कई वर्षों से ये आंदोलन चल रहा है। खदानें खुलती हैं, कुछ लोगों को काम मिलता है, कुछ लोग बाहर से हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं कि मुझे मुआवजा नहीं मिला, फिर नौकरी नहीं मिली, फिर बाद में आता है कि मुआवजा उनको इसलिए नहीं मिल रहा है कि परिवार में आपस में विवाद है, नौकरी इसलिए नहीं मिल रही कि परिवार में 4 बच्चे हैं तो किसको दिया जाए, उसको लेकर के एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें आ जाती हैं। इस तरह की बातें प्रशासन कहता है, इस तरह की बातें प्रबंधन कहता है। बाद में जब भू विस्थापितों से बात होती है तो बोलते हैं कि नहीं भाई, हम लोग जानते हैं कि इस तरह की कोई बात होगी तो हमारा मुआवजा और नौकरी अटक जाएगी, इसलिए कहीं एक आध जगह होता है ऐसा, लोग आपस में विवाद के कारण उलझा देते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामले में वो अपने आप को निष्पाप कहते हैं। निष्पाप से आशय है कोई पाप से नहीं जोड़ रहे हैं, वो अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं, उन्हें पता है कि हम ऐसा करेंगे तो नुकसान होगा, इसलिए वो उस तरह की हरकतें नहीं करते जो प्रशासन और प्रबंधन की ओर से कहा जाता है। वो अपनी गलतियों को, या ये कहें कि वो जो टालने की प्रवृत्ति है कि हम जितना दिन इसको टाल देंगे हमारा सीआर अच्छा रहेगा, प्रबंधन के ऊपर तो रहता है ना कि जितना वो कास्ट कटिंग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं लोग, और ये इस्तेमाल कर ये होता है कि आप ये जो बवाल वाली बात है इसको आप अपने कार्यकाल तक तो ढांके रहो, आगे बढ़ो, आगे आएगा तो आगे वाला देखेगा उसको। तो ये जो टालने वाली नीति है उसकी वजह से भू विस्थापित परेशान होते हैं। ये दर्द उनका हमें आपको सबको समझ में आता है कि जिनकी पुश्तैनी ज़मीन चली गई, अगर आप उनको नौकरी नहीं देंगे, उनको मुआवजा नहीं देंगे तो क्या करेंगे। क्रोध में आके अगर वो कानून अपने हाथ में ले लेते हैं तो उनको कहा जाता है कि देखिए ये अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, ये जंगली व्यवहार कर रहे हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। तो क्या ये इसी तरह से लोग आंदोलन करते रहेंगे, बिलखते रहेंगे, चीखते रहेंगे, उनके साथ न्याय करने वाले लोग सिर्फ टाल मटोल करते रहेंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कमलेश जी कि कोयला उत्पादन और किसानों की भूमि का अधिग्रहण और उनकी समस्याएं जी, जिसको बोलते हैं ना शाश्वत सत्य है जी, तो उस शीर्षक के अंतर्गत चला गया है। मैं 44-45 साल इस कोरबा में आए हो गए। मानिकपुर खदान का विस्तार हुआ तब भी यही समस्या थी। कुसमुंडा खदान को खुले करीब 40 साल हो गए। कुसमुंडा खदान जब 40 साल पहले खुला तब भी यही समस्या थी। जब कुसमुंडा खदान खुला तब तक बाकी मोंगरा और दुनिया भर और जो खदान थे इधर जो पुराने मानिकपुर और रजगामार, वहाँ के मुआवजों का प्रकरण चल ही रहा था जी। आज कुसमुंडा का में चल ही रहा है। चाहे कुसमुंडा खत्म भी हो गया होगा, 10-5% बाकी होगा, तो अब नया गेवरा द्वीप का और आगे पाली में जो खदान खुलेंगे उसमें ये समस्या जारी रहेगी। इसमें जबकि केंद्र शासन का बहुत स्पष्ट नियम है कि इनको नौकरी मिलनी चाहिए, कि इनको मुआवजा कितना किस दर पर मिलना चाहिए, तो उस फार्मूले को ग्रामीणों को भी समझना होगा और एसईसीएल को या कोल कंपनियों को उस फार्मूले पर बहुत ही कड़ाई के साथ और पारदर्शिता के साथ उसको अमल में लाना चाहिए जी। इसमें बहुत कुछ हमारे राज्य शासन के राजस्व मामले का, राजस्व विभाग का भी रोल रहता है जी, कि हमारी प्रक्रिया ऐसी है उसमें को, अब जब प्रक्रिया दोषपूर्ण रहेगी तो उसमें लोग अवसरवादी अवसर का लाभ उठाते हैं जी।
किसी का पारिवारिक बंटवारा हुआ है। पहले लोगों में इतनी जागरूकता नहीं थी, शिक्षा नहीं थी, तो वो अपना पारिवारिक बंटवारा कर लिए, बड़े उसको सबको मान्य रहता था सामान्य ढंग से। पिताजी की ज़मीन है, 4 भाई बांट दिया, अपना पिताजी के नाम से चला रहा है, चल ही रही ज़मीन। जी जी। तो वो राजस्व प्रकरणों में भी बंटवारा या उनका जो नामांतरण वगैरह है वो प्रॉपर नहीं होता, उसके कारण भी बहुत सालों तक उलझा रहता है। उसको किसी तरीके से ठीक करते हैं तो कोई दूसरा दावेदार पैदा हो जाता है परिवार में, या उसको गलत बताने लगता है। तो ये कानूनी उलझने भी हैं जिससे बचना पड़ेगा। लेकिन मैं ये बात बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ कि कोल कंपनियां या कोल कंपनी के अधिकारी कहीं ना कहीं तो उसमें कोताही बरतते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिसके कारण ये स्थिति सालों साल चलती है, सालों साल। अब आप बताइए, कुसमुंडम भी अगर प्रॉब्लम है, या गेवरा दीपिका को हम कितने साल हो गए जानते हैं। जी जी। वो भी 30 साल से ऊपर की खदान हो गई, लेकिन वो चल ही रहा है। आज भी वो एनटीपीसी वाले लोग आज भी आ जाते हैं कि हमारी जमीन गई थी तो हमको ऐसा नहीं हुआ। 350 दिन होने, साल भर होने जा रहा है उनका आंदोलन करते हुए। मैं उसी तरफ जा रहा था कि वो इतने दिन से आंदोलन कर रहे हैं। जब उनसे बात होती है तो डॉक्यूमेंट्स जो उनके पास है, जो दिखाते हैं कि देखिए हमारी इतनी ज़मीन गई, इतने लोगों को मुआवजा दिया गया, इतने लोगों को नौकरी दी गई, इतने लोग आज भी वंचित हैं, वो तमाम अदालतों का भी हवाला देते हैं कि वहाँ वहाँ हम गए, कहाँ कहाँ, और राष्ट्रपति तक मिल के चले आए, उनको न्याय नहीं मिला तो अब वो बैठ गए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। 325 दिन हो गया उनको, 324-25 दिन हो गया आंदोलन करते हुए। उर्वरक विस्तार की बात अगर अपन करें और शुरू से भूमि अधिग्रहण और मुआवजे की बात करें जी, तो आज जो लोग संघर्ष कर रहे हैं वो दूसरी पीढ़ी है। हाँ बिल्कुल है। क्योंकि 30 साल पहले मान लो किसी की उम्र 40 साल थी, 45 साल थी, अब उनके बाल बच्चा है, उनकी उम्र 40 साल हो गई। जी। तो कितने पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ेंगे लोग। शासन को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, और बल्कि जैसे एक ट्रिब्यूनल बनता है जी, वैसे एक ट्रिब्यूनल बना लेना चाहिए शासन को इस राज्य स्तर पर जी। और उसकी सुनवाई वही होनी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी उसको सुनवाई करके समाप्त किया जाना चाहिए। जी, लेकिन वो वैसा हो नहीं रहा है, तभी तो लोगों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। दुर्भाग्य है कि जिस प्लांट को चालू हुए आज 45 साल से अधिक हो, लगभग 45 साल तो हो ही गए हो गए एनटीपीसी की पहली यूनिट की शुरू हुई है। तो हो गया ना। हाँ, अब वो वहाँ जिन लोगों ने ज़मीन अपनी दी थी, उनके बच्चों को सड़क पर इतना दिन हो गया बैठे हुए, और अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है, सरकारें भी ध्यान, भूपेश बघेल की सरकार चली गई, उसने ध्यान नहीं दिया। अब विष्णुदेव साय की सरकार आई, वो भी अगर ध्यान नहीं देगी तो जाए किसके पास हो। ये देखिए, गांधीवादी तरीका उन्होंने अपनाया। आपके चैनल के माध्यम से हम राज्य शासन से आह्वान करना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि प्रदेश को हम बड़े गर्व के साथ आदिवासियों का प्रदेश कहते हैं। हमारे यहाँ बहुत बड़े प्रदेश का 2 भूभाग आदिवासी क्षेत्र घोषित है। बाकी सारे जिले, कोई जिला ऐसा नहीं है जिसके कहीं न कहीं आदिवासी क्षेत्र न लगता हो, चाहे जिले के अंतिम छोर पर हो, कहीं जी पर बिल्कुल बिल्कुल है। और हमारे प्रदेश के आदिवासी आमजन बड़े गौरवान्वित होते हैं कि हमारा आदिवासी नेता सेंट्रल में, हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री है, हमारा आदिवासी फला मंत्री है, हमारा आदिवासी फलाने विभाग का मंत्री है। मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं कि आप उनके दर्द को बहुत नज़दीक जाकर समझिए। विशेषकर आप उनके बाकी विकास को छोड़ दीजिए। पहले अगर ये समस्या, ये तो चूँकि बहुत कम लोगों की समस्या है जी जी, तो वैसे लोगों की समस्याओं को बहुत ही प्राथमिकता के साथ राज्य शासन दबाव बनाकर, और दबाव भी नहीं, राज्य शासन चूँकि आपका ही अब शासन दोनों जगह, तो केंद्र शासन के साथ समन्वय स्थापित करके इन सारी समस्याओं को समाप्त किया जाना चाहिए। भले आपको इसके लिए एक मंत्री को इस विशेष रूप से डिप्यूट कीजिए, न प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को उसके लिए जिम्मेदारी दीजिए। लेकिन बहुत बड़ा दर्द है, बहुत बड़ा दर्द है। अगर भू स्थापितों के दर्द और समस्याओं को अगर नज़दीक जाकर समझें तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी दिल दहलाने वाली समस्याएं मिलेंगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल। आप सोच भी नहीं सकते कि कोई आदमी कल तक उस गांव का माल गुजार था, या वो कोई किसान उस गांव में बड़ी शान से खेती करता था, आज उस क्षेत्र को, उस भूमि को देखकर जार जार आंसू बहा रहा है। हाँ, उसका परिवार दुखी है। कई लोग ऐसे होंगे जिनके सामने रोटी के लाले होंगे जी। ऐसे दुखी परिवारों का, जिनको आप आदिवासी होने, जिनके गर्व करते हैं, जिनके नाम पर राजनीति करते हैं, तो उनकी समस्याओं को हल करना भी
आपकी सबसे बड़ी समस्या होनी चाहिए। जी 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 जी, बिल्कुल आपका बिल्कुल। सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए कि उनकी समस्याएं कैसे हल हो। ये कोई सारे प्रदेश की समस्या नहीं है। जो औद्योगिक क्षेत्र है या कोल उत्खनन क्षेत्र है जिसमें कोरबा जिला प्रमुखता के साथ है, इधर चिरमी क्षेत्र है, सरगुजा विश्रामपुर, सिर्फ सरगुजा और कोरबा क्षेत्र जिला ही तो क्षेत्र तो है जी 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 जिसमें आप कर सकते। कल अगर इन समस्याओं के लिए फार्मूला बनाकर या प्राथमिकता के आधार पर इसको हल नहीं किया गया तो कल आप पानी के आगे जब आपका वो बढ़ रहा है, हाँ, खदान उधर लेके जा बढ़ रही रहे है हैं जी तब भी समस्या आएगी। इसके साथ साथ ही एक रेलवे का भी है। जी। जब आप पूरे प्रदेश में, पूरे देश में रेलवे का जाल बिछाना चाह रहे हैं तो आप वहाँ भी भूमि अधिग्रहित करनी पड़ रही है, कहीं ना कहीं रेलवे को भी कहीं पर फ्लाईओवर के लिए करनी पड़ रही है तो कहीं पटरी बिछाने के लिए करनी पड़ रही। तो ऐसे इसको सबको समाहित करके जहाँ पर भी भू अर्जन का मुद्दा आता है और उसके फार्मूले के तहत लोगों को नौकरी और मुआवजा का मुद्दा आता है तो उसके लिए अलग अलग जिले के कलेक्टर जिम्मेदार हो, अलग अलग ढंग से उसके लिए एक ट्रिब्यूनल बना के एक जगह स्थापित की जाए। वही विभाग उसके लिए पूरे प्रदेश में जिम्मेदार हो जी जी क्या कैसे इनकी समस्या का हल निकाला है। उनको न्यायालय में भटकने की जरूरत नहीं पड़ी। आप स्वयं वहाँ पर ट्रिब्यूनल बना के न्यायाधीश नियुक्त कीजिए ताकि जी। उसकी सुनवाई कैंप लगा के कोरबा की अगर समस्या है तो कोरबा में ही हो सके उसकी सुनवाई। हाँ, उनके पास सिर्फ एक ही काम रहेगा जी, एक ही काम रहेगा तो उसमें बचेनी बेलाडीला जगदलपुर में अगर कुछ है तो वहाँ पर वही हो। जगदलपुर का आदमी रायपुर, कोरबा का आदमी रायपुर, सरगुजा का आदमी रायपुर में जाए। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, आसानी से उनको न्याय सुलभ हो और उनके साथ न्याय हो, इस तरह का प्रयास तो करना चाहिए। और इस मामले में जिसका मैंने उल्लेख किया एनटीपीसी के भू विस्थापितों का, उन भू विस्थापितों में हमारे प्रदेश के वाणिज्य श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन जी का भी परिवार है। उन्होंने भी, हाँ, चारपारा, उन्होंने भी उस विस्थापन का दर्द झेला है और अब तो उनको भी इस मामले में थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल मंत्री हैं और ले भी रहे होंगे क्योंकि वो स्वयं पीड़ित हैं इसलिए वो प्रयास कर रहे होंगे। पर प्रयास सिर्फ ज्ञापन दे देने या मुख्यमंत्री को अवगत करा देने या राजनेताओं को अवगत करा देने से नहीं होगा। उसके लिए एक ठोस पहल करनी होगी। जैसे मैंने कहा कि एक ट्रिब्यूनल आप बनाइए, ये जगह जगह आंदोलन आज, उससे सरकार को नुकसान भी होता है। बिल्कुल अभी आ रहा है खदान एकदम फुल स्विंग में चल रही है। अभी मार्च का महीना है, अभी नेता जो उनके पीछे वो लगेंगे, बोले पता लगा कोल प्रोडक्शन करना है, इनको टारगेट फुलफिल करना है, पता लगा 5 दिन खदान बंद। जी 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 जी, तो ये जो समस्या है ना, और उसका परिणाम, इस प्रकार के आंदोलन का परिणाम पहले भी हम लोगों ने देखा है कि अंततः वह गरीब किसान कभी पुलिस की लाठी खा लेता है, कभी जेल जाता है, कभी अंततः वही प्रभावित है। आज भी वही प्रभावित, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही प्रभावित भी नहीं कहनी, दुष्प्रभावित है वो जी 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 प्रकरणों से। और इस समय को देखते हुए, चूंकि ऐसा उम्मीद की जा रही है कि कल परसों से आचार संहिता लग जाएगी, फिर लोकसभा चुनाव के बाद ही, मतगणना के बाद ही वो आचार संहिता समाप्त होगी, तभी कोई काम होगा। यही वजह है कि उस खबर पे अब चूंकि इन्होंने आज चर्चा के लिए समय रखा हुआ है तो उनको उम्मीद होगी कि कुछ न कुछ इसका रास्ता हो सकता है निकले, क्योंकि फिर आचार संहिता लग जाने के बाद ये सारे काम बिल्कुल ठप हो जाएंगे। एक खबर ये भी है ना कि 5000 किसानों को अनुमति दिया है केंद्र ने। वहाँ दिल्ली पुलिस ने, आज वहाँ पे महापंचायत होना है दिल्ली में, तो उनकी भी कोशिश वही है कि आचार संहिता लगने के पहले हम एक बार हुंकार भर लें। हो सकता है कि केंद्र सरकार हमको कुछ जो चाहते हैं वो दे दे, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद उनकी कोई भी बात करने का कोई औचित्य नहीं हो तो 3 महीने समय पार हो जाएगा। तो ये तो इनकी समझदारी की बात आंदोलनकारियों की कि वो समय पर देख करके, वो जो कहावत है ना कि लोहा गर्म है मार दो थोड़ा, उस पर जो वार्ता की बात हो रही है, तो आज वार्ता होगी, फिर उसके बाद उनके हम उच्च अधिकारी को अवगत करा देंगे। वो तो टालने वाले तो टाल ही देंगे, लेकिन उनकी तो कोशिश यही है ना। वो फिर अधिकारी ये कहने लगते हैं कि भाई ये जो निर्णय आप ये मांग रहे हैं, ये निर्णय लेने के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ। जी जी जी, हाँ, मेरे कार्य क्षेत्र के बाहर की बात है वो, किंतु परंतु लेकिन की बहुत सारी संभावना बनती है और उसका लाभ ये ले लेंगे। लेकिन वही बात जो आपने कहा कि इस पर थोड़ा गंभीर होकर के विचार करने की जरूरत है। विचार नहीं बल्कि उस पर अमल करने की जरूरत है कि भू विस्थापितों के साथ न्याय हो। और जो लोग मानते हैं कि भाई आज नहीं तो कल हमारी ज़मीन भी जा सकती है और हमको भी देश हित में अपनी ज़मीन देना पड़ेगा, तो उनको जो मुआवजा या नौकरी की जो भी बातें रहती हैं वो नीति बिल्कुल स्पष्ट हो
कि भैया इस हाथ ले उस हाथ दे, इधर आप हमारी ज़मीन ले रहे हैं, दूसरी तरफ ये हमारे हाथ में मुआवजा और नौकरी हो। जैसे आजकल एनएच में होता है, एनएच में तो कहा जाता है कि जिसकी ज़मीन नहीं जाती, पड़ोस से निकल जाती है, मान लो किसी की निकली और उसकी नहीं निकली तो रोता है, यार मेरी भी निकल गई होती तो बढ़िया मुआवजा पाता। वहाँ नौकरी की बात नहीं, वहाँ मुआवजे की बात है। इतना मुआवजा मिलता है कि लोग खुश हो जाते हैं कि भाई ये तो प्राइवेट में भी कोई लेता तो इतना पैसा हमको नहीं मिलता। तो उस तरह की स्थिति यहाँ क्यों नहीं? यहाँ भी कर दीजिए, लोग नौकरी की बात ही मत करिए। मेरा ये कहना है कमलेश जी कि जिस किसान को जी हम देश का अन्नदाता कहते हुए गौरवान्वित होते हैं जी, और सत बार नमन करते हैं कि वो अन्नदाता है हमारा, और उसके अन्न से, उसके उपजाए अन्न से हम, जैसे हम सेना को के लोगों को का सम्मान करते हैं, वैसे किसान का भी सम्मान करते हैं, क्योंकि वह कहीं न कहीं वो भी संघर्ष कर रहा है देश के लिए, और देश को अनाज उपलब्ध करा रहा है, लोगों की भूख क्षुधा शांत कर रहा है। तो वैसे जब उसको हम बहुत गौरवान्वित होकर उसका सम्मान करते हैं, तो उसके सम्मान को बरकरार रखना बहुत आवश्यक है। जी। ये जो मुआवजा सिर्फ वो किसान ही है जिसकी भूमि आप विकास के नाम पर बहुत सहजता और सरलता से ले लेते हैं, पूरा गांव का गांव उजड़ जाता है। आज हम जिस घर में रहते हैं उस घर में अगर कहीं कुछ होता है या कोई बात होती है या घर हमको छोड़ना पड़ जाए तो कितनी तकलीफ कष्ट होती है, होता है उसको जी। हम जानते हैं। या मतलब आम आदमी समझता है। उस किसान को सोचिए जिस जमीन पर वो पला बड़ा, जिस मिट्टी को में उसके चरण पड़े और जिस मिट्टी से उसका जुड़ाव है, उसको एक समय आता है कि वह छोड़कर हमेशा के लिए जाना पड़ता हमेशा है। के लिए जाना पड़ता है। जी। जैसे आप देखिए वो चारपारा गाँव जो एनटीपीसी के एसडाई के लिए गया, जिसकी बीही बहुत प्रसिद्ध थी। जी जी, अब वहाँ आके और बहुत सारे उपज को लेकर लोग इस कोरबा शहर में बेचने आया करते थे। किसान उस समय भी ठीक है, आज जितना सुखी नहीं रहा होगा मुआवजा पाने के बाद, जो लोग अच्छे वातावरण में आए, व्यवसाय कर लिए, वो लोग अच्छे हुए, लेकिन निश्चित रूप से उनकी समस्याओं को सुनना होगा और उसको दूर करने का प्रयास करना होगा। और सबसे अच्छा अवसर है राज्य शासन को जी। केंद्र शासन के साथ आप सामंजस्य स्थापित करके इनकी समस्याओं को दूर करें। मैं कहता हूं कि प्रदेश के अन्य विकास के साथ साथ अगर यह कार्य शाह जी के कार्यकाल में हो जाता है तो प्रदेश के लिए इससे बड़ी उपलब्धि नहीं बिल्कुल होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा ये आपकी तरफ से यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनके लिए बहुत बड़ा ये एक तरह से समझिए कि आपका तोहफा होगा, उपहार होगा। चलिए, कोशिश हम लोगों का काम है आगाह करना, इस तरह की समस्याओं पर बारंबार चर्चा करना, और जिनकी जिम्मेदारी है उस पर अमल करने की, उनको भी भगवान सद्बुद्धि दें, माँ सरस्वती सद्बुद्धि दें, और ठीक ठाक रहें और वो सब कुछ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए ठीक करें। और चूँकि अब मौसम आ गया है, पलाश के फूल और इससे उससे जुड़ी खबरें भी हम लोग लगाते हैं, दिखाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। तो ये जो रंगों का त्यौहार है, इस रंगों के त्यौहार में अगर ये और थोड़ा सा इस तरह की जो विसंगतियां हैं उनमें से कुछ विसंगति दूर हो जाए तो मुझे लगता है कि होली का रंग और चटक हो जाएगा। तो हम सबको अपनी तरफ से सकारात्मक रहते हुए इस तरह की चर्चा करते रहना चाहिए और जिम्मेदार लोगों तक बात पहुंचाते रहना चाहिए। चलिए, हेडलाइंस को ही विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का, बहुत बहुत धन्यवाद किशोर भैया, आप समय निकाले इसका। बहुत बहुत शुक्रिया।